आज हम प्रोफेशनल रेसलिंग जिस रूप में जानते हैं, उसका एक लंबा और रोमांचक इतिहास है। ये सब 1952 में कैपिटल रेसलिंग कॉरपोरेशन यानी सीडब्ल्यूसी के साथ शुरू हुआ। सीडब्ल्यूसी, जिसकी स्थापना जेस मैकमहन और ट्यूट्स मोंट ने की थी, न्यूयॉर्क शहर का एक छोटा सा रेसलिंग प्रमोशन था। उन्हें शायद पता नहीं था कि वो क्या बना रहे हैं। सीडब्ल्यूसी के शुरुआती दिन नींव बनाने के थे। मोंट रेसलिंग के उस्ताद थे। उन्हें इस व्यापार की अंदर बाहर की पूरी समझ थी। मैकमहन एक चतुर प्रमोटर थे। उन्हें पता था कि भीड़ कैसे जुटाते हैं। साथ मिलकर उन्होंने कुछ खास शुरू किया। सीडब्ल्यूसी ने बहुत जल्द ही पूर्वोत्तर अमेरिका में अपना नाम कमा लिया। वो धुएं से भरे अखाड़ों और शस्त्रागारों में शो करते थे। गॉर्जियस जॉर्ज और बड़ी रॉजर्स जैसे पहलवानों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मैच कड़े मुकाबले वाले होते थे। कहानियां सरल लेकिन असरदार होती थीं। अपनी सफलता के बावजूद सीडब्ल्यूसी तो बस शुरुआत थी। ये कुछ बहुत बड़े की नींव रखेगा। ये जल्द ही वर्ल्ड वाइड रेसलिंग फेडरेशन यानी डब्ल्यूडब्ल्यूएफ बनेगा। और जैसा कि कहते हैं, बाकी इतिहास है। 1963 में डब्ल्यूडब्ल्यूएफ का जन्म हुआ। ये रेसलिंग के इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। विंस मैकमहन सीनियर के नेतृत्व में डब्ल्यूडब्ल्यूएफ कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इस उत्थान का एक महत्वपूर्ण कारण ब्रूनो सैममार्टिनो का आगमन था। ब्रूनो सैममार्टिनो एक सच्चे इतालवी बलवान थे। वो 1950 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका आ गए थे। उन्होंने बहुत जल्द ही रेसलिंग की दुनिया में अपना नाम कमा लिया। सैममार्टिनो एक पावर हाउस थे। उनके पास अविश्वसनीय ताकत और सहन शक्ति थी। 17 मई 1963 को ब्रूनो सैममार्टिनो ने बड़ी रॉजर्स को हराकर डब्ल्यूडब्ल्यूएफ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीती। ये गार्ड बदलने का समय था। सैममार्टिनो का खिताब 7 साल, 8 महीने और 1 दिन तक चला। सैममार्टिनो की लोकप्रियता रेसलिंग से कहीं आगे निकल गई। वो एक वास्तविक मुख्यधारा के सितारे थे। उन्होंने मैडिसन स्क्वायर गार्डन को कई बार हाउसफुल किया। वो कई लोगों के हीरो थे, खासकर इतालवी अमेरिकियों के। चैंपियन के रूप में उनके कार्यकाल ने डब्ल्यूडब्ल्यूएफ को वैधता प्रदान की। वो कंपनी के लिए सम्मान लेकर आए। विंस मैकमहन जूनियर ने 1982 में अपने पिता से कंपनी की बागडोर संभाली। रेसलिंग के भविष्य को लेकर उनके पास एक विजन था। मैकमहन इसे राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाहते थे। इसे पहले से कहीं ज्यादा बड़ा बनाना चाहते थे। उनका दांव चल गया। कंपनी और पूरी रेसलिंग इंडस्ट्री के लिए एक नए युग की शुरुआत हुई। मैकमहन का मास्टर स्ट्रोक था रेस्टलमेनिया। उन्होंने 1985 में पहला रेस्टलमेनिया लॉन्च किया। ये एक भव्य नजारा था। उन्होंने रेसलिंग को मशहूर हस्तियों और मनोरंजन के साथ जोड़ दिया। मुख्य कार्यक्रम में हल्क होगन ने मिस्टर टी के साथ मिलकर रॉडी पाइपर और पॉल मिस्टर वंडरफुल ऑनरनडॉर्फ का सामना किया। इस दौरान हल्क होगन डब्ल्यूडब्ल्यूएफ का चेहरा बन गए। वो एक करिश्माई और शानदार व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। होगन का हल्कामेनिया मूवमेंट पूरे देश में छा गया। उन्होंने सकारात्मकता की शक्ति, प्रशिक्षण, अपने विटामिन खाने और अपनी प्रार्थना करने का उपदेश दिया। डब्ल्यूडब्ल्यूएफ एक पॉप संस्कृति घटना बनता जा रहा था। रेस्टलमेनिया एक वार्षिक परंपरा बन गई। इसने क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन और बाद में पे पर व्यू पर लाखों दर्शकों को आकर्षित किया। कंपनी ने अपनी पहुंच का विस्तार किया। उन्होंने आकर्षक टेलीविजन सौदे हासिल किए और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दौरा करना शुरू कर दिया। डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, जिसे अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के रूप में रीब्रांड किया गया था, अब केवल एक रेसलिंग कंपनी नहीं रह गई थी। ये एक वैश्विक मनोरंजन पावर हाउस था। 1990 के दशक के अंत तक रेसलिंग का परिदृश्य बदल रहा था। एक नया प्रतियोगी, वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसलिंग या WCW उभरा। WCW की तेज प्रोग्रामिंग और सत्ता विरोधी रवैये ने WWE के प्रभुत्व को चुनौती देना शुरू कर दिया। जवाब में WWE ने एटीट्यूड एरा लॉन्च किया। एटीट्यूड एरा 1980 के दशक की पारिवारिक प्रोग्रामिंग से हटकर था। इसने अधिक विवादास्पद और तेज उत्पाद को अपनाया। कहानियां अधिक यथार्थवादी हो गईं और अक्सर अच्छे स्वाद की सीमाओं को पार कर गईं। इस नई दिशा ने दर्शकों के साथ तालमेल बिठाया। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन इस युग के नायक बने। ऑस्टिन अपने निर्भीक रवैये और अधिकार के प्रति अवमानना के साथ एटीट्यूड एरा का एक आदर्श अवतार थे। डब्ल्यूडब्ल्यूई के चेयरमैन विंस मैकमहन के साथ उनकी प्रतिद्वंद्विता एक प्रमुख आकर्षण थी। डी रॉक अपने करिश्मे और इलेक्ट्रीफाइंग प्रोमो के साथ प्रमुखता से उभरे। डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए एटीट्यूड एरा अपार लोकप्रियता का दौर था।
WCW के साथ रेटिंग की जंग मंडे नाइट वॉर्स में वे लगातार जीते। इस युग ने पॉप संस्कृति में WWE के स्थान को मजबूत किया। इसने प्रशंसकों की एक पूरी नई पीढ़ी को आकर्षित किया। एटीट्यूड एरा ने साबित कर दिया कि WWE प्रासंगिक बने रहने के लिए विकसित होने को तैयार है।